लोग मधुर रस के बारे में जान चुके थे कि मधुर रस के लिए क्या-क्या कहा गया है, ठीक है? अ, तो सभी लोग जानते हैं कि मधुर रस जो होता है वो जन्म से ही साथ में होता है ना? और ये क्या करता है हमारे शरीर में जितना भी टूट-फूट होता है ना उसका हीलिंग हीलिंग जो भी करना होता है ना, वो कौन करता है? मधुर रस ही करता है, ठीक है? और यहाँ तक कि जो भी आपकी इंद्रियाँ हैं, ऊर्ज है ना? और केस के लिए कौन ही ज़िम्मेदार है आपका? केवल मधुर रस ही है, ठीक है? फिर कहा जाता है कि यहाँ देखेंगे कि अ, अम्ल रस के लिए क्या कहा गया है? तो अम्ल रस के लिए हम जानेंगे कि अम्ल रस जो होता है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है? आपके शरीर में जो अग्नि है जो खाना पचाने वाली होती है तो उसको प्रदीप्त करता है। कौन? अम्ल रस। फिर कहा जाता है कि स्निग्ध करता है, यानी कि बॉडी को ये स्निग्ध भी करता है। कहा जाता है कि हृदय के लिए हितकारी भी होता है ना? अर्थात जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा-वट्टा खाता है तो उसकी अग्नि बढ़िया रहती है, बढ़िया पाचन होता है उसका और उसका हृदय जो होता है ना, एकदम सही रहता है, ठीक है? अ, मतलब कि उसको हार्ट से रिलेटेड बहुत कम व्याधियाँ होती हैं। तो देखा होगा जनरली तौर पे मेल जो होते हैं वो खट्टा कम खाते हैं और मतलब फीमेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, है ना? मैं मतलब कि सभी लोगों की बता रहा हूँ, उसमें से 1-2 लोग हों मेल अगर खट्टा बहुत खा रहे हैं तो उसको अपवाद समझना, है ना? बाकी जनरली तौर पे क्या रहता है कि मेल बहुत कम खाते हैं और जबकि फीमेल बहुत ज़्यादा खट्टा खाती हैं। तो इसलिए हार्ट से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, तो मेल को ही होती हैं, है ना? देख लेना आप लोग। हार्ट अटैक जो भी आना होता है ना, तो मेल को ज़्यादा आते हैं, फीमेल्स को कम आते हैं, है ना? डाटा उठा के देख लेना। फिर देखो यहाँ बताया गया कि पाचक होता है ये और रोचक होता है ना? आपको भी पता है कि अगर आप दाल खाते हो तो दाल में थोड़ा-सा नींबू निचोड़ लो, तो बड़ी ही अच्छी लगती है। रोचक मतलब इंटरेस्टेड खाना लगने लगेगा आपको और बढ़िया खाना पच भी जाएगा। कहा जाता है जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, वो सभी उष्णवीर होती हैं, ऐसा इनका मानना है आचार्यों का। तो आपको ये भी समझ में आ गया। है ना? कि ये इनकी वीर्य क्या है एक तरीके से मान के चलो तासीर, है ना? किसी भी चीज़ की एक अपनी तासीर होती है, एक अपनी शक्ति होती है। तो वो कैसी है अम्ल वाली चीज़ों की उष्ण होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना ज़्यादा आप लोगों ने खट्टा खाया तो आपके शरीर में एसिडिटी होने लगेगी क्योंकि ये गर्म चीज़ें हैं, ठीक है? फिर कहा जाता है कि परंतु स्पर्श में शीत होता है। कहा जाता है जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं इसको आप छुओगे तो ये छूने पे तो भाई ठंडी होती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर जाएँगी वैसे ही ये गर्म हो जाएँगी या गर्म का अपना-अपना गुण रखेंगी, ठीक है? जैसे आप दही, मट्ठा जितनी भी चीज़ें हैं तो ये इन सभी खट्टी चीज़ें होती हैं लेकिन ये इनका जो बीर होता है वो कैसा होता है? उष्ण होता है, ठीक है? तो देख लेना बहुत ज़्यादा दही खाने वाले हैं तो उनको एसिडिटी भी होती होगी, ठीक है? आपका शरीर आपको बता ही देगा। फिर बताया कि प्रीरण, है ना? तो प्रीरण का भी कार्य करता है ये क्लेद कार्य होता है। अर्थात आपके जो प्रीणन और जो क्लेदन जो वर्ड दिया गया है, ये आपके 7 धातुओं के लिए कहा गया है, ठीक है? क्लेदन का मतलब होता है कि देखो प्रैक्टिकली बेसिक क्लेदन क्या होता है? मैं आपसे कहता हूँ कि जाओ, थोड़ा-सा मुँह में नींबू डाल लो, है ना? नींबू की 2-4 बूँदें डालो। तो जब नींबू की 2-3 बूँदें नहीं डाली थी तब आपका जो मुँह था ना, एकदम परफेक्टली था, है ना? और जैसे ही आपने 1-2 बूँद डाली, वैसे ही उसमें पूरे मुँह में लार ही लार आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं क्लेदन होने लगा है, ठीक है? तो क्लेदन मतलब वहाँ पर चिपचिपापन आ जाना, ठीक? तो जहाँ-जहाँ वो जाएगा वही नींबू का रस आंतों में जहाँ कहीं पे भी तो वहाँ पर क्या होगा, एक चिपचिपापन सा आता जाएगा, वो होगा क्लेदन। कहा जाता है लघु होता है तथा कफ पित्त रक्त को बढ़ाता है। ध्यान रखेंगे कि आपके शरीर में पित्त को भी बढ़ाएगा, रक्त को भी बढ़ाएगा, है ना? और कहा जाता है कि प्रतिलोम वायु को अनुलोम कर देता है, इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आपके शरीर में क्या रहता है कि जैसे ही आप प्रैक्टिकली वैसे देखेंगे कि ये भई मुँह है ना? और ये गर्दन-वर्दन जो भी आपको समझ में आ रहा हो ध्यान से समझना। यहाँ से आपने साँस ली बेटा माइक बंद करें, बेटा माइक बंद करें, बेटा माइक बंद करें। कुछ पूछना चाहते हो क्या? साहिल चलो, तो यहाँ देखेंगे कि जैसे ही आपने जो साँस ली, है ना? यानी वात ली, तो ये क्या होगा सीधे नीचे जाएगी, है ना? इस तरीके से ये होता है
हमारे अनुलोम गति। अब क्या रहता है कि अ, प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या है कि भई इस तरीके से अगर जा रही हो कोई चीज़, है ना? यानी कि डकारें बार-बार आती हैं, है ना? देखा होगा तो मुँह से हम लोग साँस तो लेते ही हैं लेकिन बार-बार रिफ्लेक्ट भी होती है ना? जो भी वायु हम ले रहे हैं वो बार-बार रिफ्लेक्ट भी होगी। डकारें आ रही हैं, तो ये प्रतिलोम होता है, ये सामान्य नहीं होती अवस्था डकारें आना, है ना? बार-बार। अ, तो क्या होगा कि ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, खट्टा सा थोड़ा ले लेना है ताकि वो अनुलोम गति होने लगेगी, ठीक है? अ, बहुत सारे जितने भी हमारे जो मेडिसिन के जो पाउडर्स होते हैं, चूर्ण होते हैं, तो उन सभी में अक्सर लगभग ये खट्टी-खट्टी चीज़ें डली हुई रहती हैं ताकि हमारे वात का अनुलोम हो सके, है ना? प्राकृतिक अवस्था में जो गति होती है, वो होनी चाहिए, ना कि अपोज़िट डायरेक्शन में, ठीक है? चलो, फिर देखते हैं यहाँ पर ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सभी अष्टांग हृदय में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप एक ही जगह कंप्लीट कर लीजिए। चाहे यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे अष्टांग हृदय से कंप्लीट कर लीजिए, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है ना अष्टांग हृदय का जो आपका 10वाँ अध्याय है, ये वहाँ से लिया गया है, ठीक? फिर देखेंगे यहाँ कि लवण, लवण रस के लिए क्या कहा गया है कि देखो लवण आप लोग खाते हो, तो इससे ये कह रहा है कि यह रस स्तंभ तथा संघात और वंद को नष्ट करता है। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे? तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जो लोग नमक खाते हैं तो उनकी जो अ, मतलब अ, जहाँ कहीं पे भी स्तंभन हुआ हो, है ना? जहाँ कहीं पे भी स्तंभन हुआ हो, तो वो ढीला हो जाएगा। जैसे जिस किसी के जॉइंट है, तो जॉइंट भी धीरे-धीरे ढीले होते जाएँगे, है ना? स्तंभन मतलब होता है कड़ापन होना, शरीर में टाइटनेस, तो वो धीरे-धीरे ढीले होते जाएँगे, है ना? बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करने से। संघात, है ना? बंध कहीं पर भी जो जॉइंट होंगे, है ना? बंध बने होंगे, वो सभी नष्ट हो जाएँगे धीरे-धीरे ठीक है, कहीं पे भी अगर इकट्ठा हुआ होगा कुछ भी चीज़, तो वो धीरे-धीरे मतलब ढीली होती जाएगी। अब आप देखो मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकली वैसे, जैसे कि आपकी आंतों में सपोज़ दैट यहाँ पर ये बाउल फँस गया है ना, या जो मल फँस गया है, तो आपको नमक खाओ आराम से ये क्या होगा इसको भेदता हुआ यानी संघात मतलब इकट्ठा हो गया ना, अब ये इकट्ठा क्या है धीरे-धीरे से यहाँ पर रिलीज़ होता जाएगा थोड़ा-थोड़ा नमक की सहायता से और बाहर निकल जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है ना? ठीक है? तो नमक ये काम करता है। कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो आप नमक का सेवन करिए उससे ठीक हो जाएगा, ठीक? फिर कहा जाता है अग्निवर्धक होता है, आपको भी पता है जब आप खाना खाते हो थोड़ा बहुत भैया सब्ज़ी में नमक कम है, तो आप क्या करते हो नमक डाल लेते हो ताकि आपको और अच्छा लगने लगता है, शरीर के अंदर अग्नि बढ़ने लगती है। अग्नि बढ़ेगी तो आप 2 रोटी और खा लोगे। अगर मैं सब्ज़ी में नमक ही ना डालूँ और फिर तुमसे कहूँ कि खा लीजिए, आप कहोगे सब 2 रोटी तो छोड़ो हम 1 रोटी ना खाएँ, है ना? तो ध्यान रखना अग्निवर्धक होता है। फिर कहा गया है कि स्नेहन करता है आपके शरीर में चिकनाहटपन लाता है तथा स्वेदन करता है। तो कइयों लोग देखे होंगे आप लोगों ने, जो लोग नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको खाना खाते समय पसीना आने लगता है। बोलते हैं, "अरे भैया जी क्या चल रहा है?" तो ध्यान रखना कि वो आपने जो ज़्यादा मात्रा में नमक ले रहे हो ना, तो वो पसीना भी लाएगा, है ना? लेकिन इतना भी याद रखना कि बहुत ज़्यादा नमक खा भी लोगे ना, तो ये भई पसीना तो लाएगा ही प्लस बीपी को भी बढ़ा देगा। इसलिए साम्य अवस्था में होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है? और ये चीज़ तीक्ष्ण होता है। क्या? नमक क्या होता है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण क्या होता है? एकदम कटाक्ष, है ना? कि जैसे मैंने आपको बताया कि तीक्ष्ण मतलब जो बाण होते हैं ना, कि तुम्हारे जो वचन होते हैं, है ना? जो बोलते हो बिल्कुल बाण की तरह बोलते हो, है ना? तीक्ष्ण होते हैं, कटु। तो कहीं पर भी कोई भी घाव है, वहाँ पर नमक डाल दीजिए तो उसको वो और भेदता हुआ जाएगा। ये होता है तीक्ष्ण, है ना? जो काटता हुआ जाए वो तीक्ष्ण कहलाता है। रुचिकारक बता ही चुका हूँ, है ना? अम्ल भी भैया रोचक होता है और ये भी रुचि होता है, दोनों। ये छेदन-वेदन दोनों का ही काम करता है, ठीक है? तो छेदन क्या है? ये यहाँ पर हमने घाव पर डाला, ठीक है? और यहाँ से ये छेदता हुआ जा रहा है, ठीक है? छेदन-वेदन एक शल्य की क्रिया होती है, सर्जरी में जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा छेदन-वेदन क्या होता है ना? छेदन का मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे कोई हाथ है ना इस तरीके से, इसको 2 भाग में काट दिया, तो ये अलग हो गए दोनों हाथ, है ना? मतलब एक ही हाथ को 2 भागों में काट दिया। तो ये हो जाता है हमारा छेदन, ठीक है? जिस तरीके से मूली को काटते हो ना बीच से, तो ये होता है छेदन। अब भेदन क्या होता है कि जैसे ही मूली है और मूली पे मैंने इतना सा हल्का सा कट लगा दिया है ना? हल्का सा कट लगा दिया, इसे इंसिजन कहा जाता है। तो हल्का सा कट लगा देना चेहरे पे या कहीं पर भी, तो वो भाई क्या कहलाता है? वो भेदन कहलाता है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे कार्य पता है ये नमक अकेला ही कर लेता है, ठीक है? फिर यहाँ देखेंगे कटुरस, कटुरस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो कटुरस के लिए कहा जाता है कि देखो ये मिर्ची-विर्ची में मिलता है ना? तो
काली मिर्च है, लाल मिर्च है, जितनी भी हैं उन सभी मिल जाता है कटु। और इसके लिए कहा गया है कि यह गल रोग, उदर्द, कुष्ठ तथा अल्सर और सोत रोग को नष्ट करता है। ठीक है? अब समझ लो क्या-क्या है कि जी गल रोग के मतलब कहा गया है कि जो भी मतलब गले में या फेस वाइज़ जो भी डिसीज़ है ना? तो उसको ये कवर कर लेता है। उदर्द क्या है? स्किन डिसीज़ है ना? चकत्ते पड़ते हैं। कुष्ठ भी स्किन डिसीज़ है और अल्सर क्या होता है कि पेट में एक मल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना? आंतों में फँस गया है, तो वो भी हम मिर्चदार खाना खाएँगे ना, तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, ठीक है? सोथ मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, है ना? पूरे शरीर में अगर स्वेलिंग है कहीं पर भी, तो आप कटु रस का सेवन करिए, तो उससे क्या होगा? वो स्वेलिंग धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। फिर कहा जाता है कि व्रण को शिथिल करता है। ध्यान रखें कहीं पर भी व्रण हो चुका है, व्रण मतलब एक वुंड हो चुका है और वो चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, तो उसको शिथिल करेगा धीरे-धीरे, शिथिल करेगा मतलब ढीला करेगा उसको, है ना? और स्निग्धता लाएगा तथा मेद और क्लेद को सुखाता है। ध्यान रखेंगे किसी व्यक्ति के शरीर में मेद बहुत बढ़ गया है, तो मिर्चदार खाना खिलाएँ उसे, है ना? या मिर्ची वाला जो भी है वो दें, कटु रस वाला भोजन उसे, उससे क्या होगा उसका मेद धीरे-धीरे पिघल के निकलेगा, ठीक है? फिर कहा जाता है अग्निवर्धक है, तो देखो ये भी अग्निवर्धक है ना? और आपका ये भी अग्निवर्धक है अम्ल और लवण भी है, ठीक है? तीनों ही अग्निवर्धक होते हैं। कहा जाता है कि आम का पाचन करता है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना कि आम क्या होता है कि एक अपक्व खाना, है ना? जिस किसी का बंदे का खाना नहीं पच रहा होता है, तो खाना क्या है कि इंडाइजेस्ट हो जाता है ना? बहुत बदबूदार मल आ रहा है, परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है और जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। तो समझ लेना कि कहीं न कहीं शरीर में आम बनना है और उस आम को पाचन करना बहुत ज़रूरी है ना? अगर आम का पाचन नहीं हुआ तो समस्या क्रिएट होती जाएँगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं वो बनते जाएँगे। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि आपको आम का पाचन करना कैसे? कटु रस से, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि मिर्ची ही खिला दो। भैया देखना जाके एक पिप्पली भी होता है, ठीक है? पिप्पली, पिप्पली, तो पिप्पली में भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये जाके बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? आम में। तो ये मेडिसिन है आप देख सकते हो। तो ये रुचिकारक होता है, फिर कहा गया है कि मुख, नासा, नेत्र, सिर का शोधन करता है। अब आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है कि मुख का भी शोधन कर रहा है, नासा का भी शोधन कर रहा है यानी नाक का और नेत्र और सिर का भी शोधन कर रहा है। तो देखो प्रैक्टिकली वैसे जब कभी आप बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली खाना खा लेते हो, तो क्या होता है आपकी नाक बहने लगती है, आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, तो समझ जाना कि इन सबका शोधन हो गया है और सिर में जो भी भरा पड़ा होगा ना दर्द-दर्द, है ना? जो भी दिक्कत होगी, वो सभी नाक और आँख के द्वारा बह के बाहर निकल जाएँगे, ठीक है? देखा होगा ना जब जुकाम होता है, सिर दर्द होता है ना और जैसे ही वो पूरी-पूरी नाक बह जाए ना, अपने आप रिलीफ मिल जाता है, बहुत बढ़िया रहा, ऐसा करते हो तुम लोग, ठीक है? तो ये सब कटु रस के लिए कहा गया। फिर कहा गया अन्न का शोषण अर्थात अन्न का शोषण भी करता है, ठीक है? ये सभी आंत में होती हैं ये क्रियाएँ, है ना? उसको सुखाना, शोषण करना, ये किसका गुण है? आपके कटु का गुण है, ठीक है? क्योंकि जल की मात्रा को खींच लेना, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? कटु रस के लिए कहा गया। फिर बताया कि बंधों को तोड़ता है, तो भैया ये भी क्या कर रहा है? आपके बंधों को कहीं पर भी जॉइंट-वॉइंट होंगे ना अंदर इंटरनली, तो उनको भी ढीला करने का काम करता है, कौन? कटु। फिर कहा गया स्रोतों को विस्तृत करता है तथा कफ का नाश करता है। तो इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कफ का नाश करता है, आपको प्रैक्टिकली भी पता है। जिस दिन आप खूब ज़्यादा मिर्ची-विर्ची खा लेना, कहीं पर भी जो भी कफ जमा होगा ना, वो पूरा-पूरा पिघल के निकल जाएगा, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि देखो ये जो स्रोतस होते हैं ना हमारे शरीर में जितनी भी नलियाँ होती हैं, है ना? जितने भी छिद्र हैं, कहीं पर भी कितने भी छिद्र हैं, तो उनको ये फैलाने का काम करता है ना? तो फैलाया क्यों रहा है? ये इसलिए फैला रहा है क्योंकि ये भई अंदर से जो जमा हुआ जो कफ है ना बड़ी मात्रा में, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेगा? ये इन छिद्रों को बड़ा करेगा ना, ध्यान रखना, ठीक है? तो कौन? कटु रस करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तिक्त के लिए। तो तिक्त के लिए कहा गया है कि तिक्त रस स्वयं अरुचिकर होता है। इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। पहला रस है जो खुद ही अपने आप में शोधन शोधन बताओ सर। क्या बेटा? शोधन सर शोधन। शोधन शोधन। ओके, शोधन। ये वाला ये शोधन? हाँ, हाँ। ओके। देखो शोधन का मतलब क्या होता है मैंने आपसे बताया था
कि शोधन क्रिया में ज अभी आप लोग फर्स्ट ईयर तो आप बस इतना समझो कि शोधन में वमन विरेचन आता है ना? वमन विरेचन से क्या होता है कि वमन के द्वारा हमारा ऊपर के द्वारा मल निकाल दो, है ना? विरेचन के द्वारा नीचे से मल निकाल दो, तो कुल मिला के मल निकाल रहे हैं हम, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि मुख, नासा, नेत्र और सिर का शोधन कौन करता है? कटुरस। अब देखो प्रैक्टिकली तुम लोग थोड़ा इमेजिन इमेजिन भी तो किया करो कि जैसे मैंने कहा मुख का शोधन, तो मैंने मुख में है ना 1 चम्मच मिर्च डाल दी, बात समझो, है ना? तो क्या होगा आपके मुँह में बहुत ज़्यादा लार बनेगी, है ना? आप बार-बार थूकोगे कैसे भी करके, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मुँह में जमा हुआ मलबा है ना, जितना भी, वो सब सीक्रेट होके बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिला के ये शोधन होता है। अब नाक आपकी वैसे तो सामान्य अवस्था में सही है, लेकिन क्या है कि जुकाम हो गया, नाक भरी हुई है, आप बोल तक नहीं पा रहे हो। ठीक है? तो क्या होगा नाक वो पिघला के बाहर निकाल देगी। आप मिर्च वाली सब्ज़ी खाइए, तो देखो कान से भी धुआँ निकल जाएगा और नाक भी बहने लगेगी और आँखों से आँसू भी बहने लगेगा। तो कुल मिला के जो भी मतलब बह रहा है, जो एक्स्ट्रा भरा पड़ा माल है, बाहर निकल रहा है तो ये शोधन कहलाता है। ठीक है? अभी समझ में आया? चलो और फिर भी नहीं समझ में आया तो और पूछ लेना। चलो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तिक्त जो रस होता है वो खुद में ही अरुचिकर होता है मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता उसको खाने में। परंतु अरुचि को नष्ट करता है। ये अच्छी उसकी क्वालिटी है परंतु ये क्या करता है अरुचि को नष्ट करता है। अरुचि क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसको खत्म कर देगा, उसको खाना खिलवा देगा वो। इतना अच्छा रस होता है, ठीक है? तो खुद तो भई अरुचि है ना? मतलब उसको जब लेते हैं ना तिक्त रस को यानी कि आप समझ लो कड़वा रस जो होता है उसे तिक्त रस कहा जाता है। नीम की दातुन-वातुन होते हैं ना, तो ये सभी चीज़ें जैसे करेला हुआ ये सभी कड़वे हैं, तो ये क्या है अरुचिकर है खुद ही। लेकिन जब मतलब कभी खाते हो ना तो देखना इंटरेस्ट पैदा करता है। ये मतलब कि अरुचि को खत्म कर देगा। एक अरुचि बीमारी होती है जिससे खाना खाने की आदत छूट जाती है या मतलब खाना खाने में मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको ये खत्म कर देगा। आप अच्छे से खाना खाओगे, ठीक है? फिर कहा जाता है कृमि, तृष्णा तथा विष और कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश तथा दाह, पित्त को शमन भी करता है। अब देखो यहाँ पर जैसे आपके शरीर में जैसे देखा होगा बच्चों को मीठा खाते-खाते पेट में कीड़े पड़ गए, दाँतों में कीड़े लग गए। ये सभी बहुत सारी बैक्टीरिया वायरस जो भी है, तो उन सभी के लिए ये तिक्त रस बहुत ज़िम्मेदार होता है। मेरे ख़्याल से आप में से बहुत ही कम होंगे या तो ना के बराबर होंगे जो सुबह से शाम तक कोई भी तिक्त रस का यूज़ करता है। कोई करता हो तो मुझे बताओ जल्दी? मेल, फीमेल कोई भी बताएँ? प्रीति, अवंतिका, साहिल, तिक्त रस का यूज़ करते हो पूरे दिन में से? एक टाइम तो होगा, किसी टाइम तो करते होगे? कोई नहीं है? रूपेश, विक्कू, कोई तो बताए? नहीं, चलो वेरी गुड, ठीक है? तो ध्यान रखना कि तो एक समय होता है जब आप लोग तिक्त रस का ही सेवन नहीं कर रहे हो, जबकि हमको 6 रस का सेवन करना चाहिए, तो आप एक रस से कहीं न कहीं पीछे भाग रहे हो ना, ठीक है? और जब बीमार होते हो तब है ना बाकी सारे रस बंद कर देते हो, तो फिर एक ही रस खाते हो, कौन-सा? तिक्त रस, ध्यान रखना। जितनी भी दवाइयाँ, गोली सब कड़वी रहती हैं, ठीक है? तो इसलिए आप शुरू से ही लेके चलो ना, क्या दिक्कत है? तो ध्यान रखें कि जितने भी आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े-मकोड़े जो भी है, उसको कृमि कहा गया है, वो सब खत्म हो जाएँगे। तृष्णा, है ना? बार-बार प्यास लग रही है ना? विष भी आपके शरीर में है, जहरीले जो भी साँप-वाँप का जो भी विष है, तो वो सभी कड़वे रस से दूर हो जाता है, ध्यान रखना, है ना? अगर आप जैसे कहा जाता है ना पुराने ज़माने के लोग दातुन करते थे, तो कहीं न कहीं उनमें वो कड़वे रस की मतलब धीरे-धीरे एडॉप्ट हो चुका था। ताकि कोई मच्छर या कुछ भी काटे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब छोटे-मोटे मच्छर ही काट लेते हैं, तो देखो मलेरिया और पता नहीं क्या-क्या होने लगता है ना? नई-नई बीमारियाँ पैदा होने लगी हैं। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। कुष्ठ है, स्किन डिसीज़ नहीं होती है ना? जितना ज़्यादा कड़वा रस पिएँगे ना, तो उससे स्किन डिसीज़ नहीं होगी। देखना आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फीमेल्स हैं, वो सब करेले का जूस-वूस पीते रहते हैं, देखा होगा स्विमिंग पूल में। तो वो यही है कि भाई उनकी स्किन बढ़िया ग्लो मारे और उनको
मतलब स्किन डिसीज़ नहीं हो, ठीक है? मूर्छा देखेंगे मतलब चक्कर आना, तो ये भी खत्म हो जाता है, बार-बार चक्कर-वक्कर नहीं आते हैं, आप तिक्त रस का सेवन करिए। ज्वर, ज्वर में देखा होगा, है ना? तो बुखार में जितना कड़वा खाएँगे, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि मुँह का स्वाद ही कड़वा हो जाता है, आप कुछ भी खाएँगे आपको कड़वा ही लगेगा, तो इसलिए कड़वा ही खा लो ना, क्या दिक्कत है? तो ज्वर ठीक हो जाता है। उत्कलेश, दाह, है ना? तो पेट में अगर जलन हो रही है, शरीर में किसी भी ऑर्गन में जलन हो रही है, हाथ-पैर में जलन, तो आप तिक्त रस का सेवन करिए, ठीक है? उत्कलेश क्या रहता है कि बार-बार मतलब मुँह से लार आना, तो ये भी बंद हो जाता है ना? तिक्त का सेवन करने से। और कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है ना? तो खटी-खटी एसिडिटी हो रही है या डकारएँ आ रही हैं, कुछ भी है ऐसा-वैसा, तो आप तिक्त रस का सेवन करेंगे तो आपका जो पित्त का लेवल है वो कम हो जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाए और ये कफ़ज विकार को भी नष्ट कर दे। कफ अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो उसको भी नष्ट कर देगा। फिर कहा गया है कि क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरीस, मूत्र का शोषण करता है। तो ध्यान रखना कि ये भैया इतना पावरफुल होता है तिक्त रस कि ये आपके शरीर में मेद, बात समझना, मोटे व्यक्ति हैं उनको कड़वा खिलाओ। खूब कड़वा खिलाओ, पतले हो जाएँगे, टेंशन ना लो, ठीक है? क्योंकि ये शोषण कर रहा है, शोषण मतलब उसको सोख रहा है मेद को, है ना? मेद मतलब फैट, क्लेद को भी मतलब सोख रहा है ना? अ वसा को भी और मज्जा को भी, ठीक है? और पुरीस को भी, बहुत ज़्यादा किसी को मल आता हो, तो आप बिल्कुल डेफ़िनिटली तिक्त रस का दे दीजिए यूज़, तो उससे क्या होगा कि उसका शोषण होने लगेगा, मूत्र का भी शोषण होने लगेगा, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना डायबिटीज़ में भाई बार-बार मूत्र जाता है, रात में भी 3-3 बार जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको तिक्त रस दो ना आराम से। तिक्त रस दोगे तो बेचारा वो यूरिन रात में नहीं जाएगा, शोषण हो गया उसका, सिंपल सा फंडा है ना? कोई व्यक्ति बार-बार लूज़ मोशन हो रहा है, तो उसको तिक्त रस दो ना, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में हो जाएगा वो। फिर कहा जाता है कि लघु है, मेद्य है और शीतवीर होता है, रुक्ष है तथा स्तन है तथा कंठ का शोधन करता है। तो जितने भी गायकार-वायकार होते हैं ना, वो सभी लोग बेचारे इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना? ताकि उनका गला साफ रहे और अच्छे से गा सकें। और जिनको स्तन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो माताएँ होती हैं, उनको दुग्ध का अ, मतलब सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से आएगा ताकि वो बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक है? और तिक्त का सेवन करने वाले व्यक्ति जो भी होते हैं, है ना? उनका पित्त साम्य अवस्था में रहता है और वो सभी बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, मेधावी होते हैं, है ना? कोई भी एक बार चीज़ें याद की तो परफेक्ट तरीके से उन्हें याद रहती हैं और ये शीतवीर होता है। आपको याद रखना है जैसे मैंने कटु पढ़ाया तो कटु उष्णवीर था, है ना? अम्ल भी उष्णवीर था, लेकिन जो तिक्त है वो शीतवीर होता है, अपने आप में शीतवीर है, ठीक है? तो सारी चीज़ें ठंडी रहेंगी अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कसाय रस के लिए क्या कहा गया कि कसाय रस पित्त एवं कफ का शमन करता है। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कसाय रस पित्त और कफ का सेवन करता है। ये अभी मैं बताऊँगा चार्ट बना हुआ है। आप बस सुनो अभी कि जो कसाय रस है वो पित्त का और कफ का सेवन शमन करता है तथा गुरु होता है ना? क्या है? गुरु है। फिर कहा जाता है कि रक्त का शोधक भी है, यानी कि रक्त को साफ करता है। तो जितने भी स्किन डिसीज़ वाले जो भी रोगी होते हैं, तो उन सभी में कसाय से रिलेटेड ही हमें मेडिसिन देनी है, ठीक है? तो वो क्या करेगा इस रक्त का शोधन करेगा। क्या करेगा? रक्त का शोधन करेगा। फिर देखेंगे कि पक्व सोत का पीड़न करता है। तो पक्व सोत क्या होता है? देखो आप लोग देखना कि स्वेलिंग होती है। एक कैसी होती है स्वेलिंग जो पक रही हो, है ना? यानी जिसमें मवाद-ववाद पड़ रही हो, है ना? और एक ऐसी स्वेलिंग होती है जिसमें मवाद नहीं पड़ रही हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी वाली स्वेलिंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें मवाद पड़ रहा है, तो ये पक्व हो जाती है, ठीक है? अब क्या रहेगा कि इसका पीड़न करेगा, पीड़न मतलब उसको दबाएगा और जैसे ही दबा-दबा के उसको निकाल देगा, है ना? क्या करेगा? उस मवाद को निकाल देगा, अच्छी बात है। अभी भी फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग देखना कभी भी कसाय रस के बारे में जैसे जामुन है ना? आम के पत्ते हैं, है ना? ये जामुन की गुठली, आम की गुठली है या आप लोग सुपारी तो खाए होंगे ना कि नहीं खाए हो? तो सुपारी खा के देख लेना, उसमें देखना और जैसे ही हम लोग मुँह में खाते हैं तो पूरा मुँह एकदम कसेला-कसेला होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जाम हो गया हो, है ना? और जो लोग बहुत ज़्यादा सुपारी का सेवन करते हैं या गुटखे-वुटखे का, तो उसमें देख लेना जबड़े लॉक हो जाते हैं, उनका मुँह ही नहीं खुलता है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में इतनी पावर रखता है कसायरस कि वो जिस स्थान पे आप लगाओगे या जहाँ कहीं पे वो स्थान पर टच करेगा, तो वो क्या होगा? वो सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। अब सोचो ज़रा सिकुड़ना यानी कि आप किसी भी चीज़ को सिकोड़ रहे हो, तो इसका मतलब वो दबा दब रहा है ना वो।
है ना? उसका पीड़न हो रहा है और जैसे ही बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उसका पीड़न हो जाएगा, दब जाएगा वो, तो क्या होगा? वो जगह अपने आप में ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है? इतनी पावर रखता है ये कसाय रस। व्रण का रोपक होता है, यानी कि व्रण को भरने का भी काम करता है। सोचो ज़रा इतना बड़ा आपको है ना भई घाव हो गया है शरीर में कहीं पर भी, है ना? अब आप कहोगे कि इसके लिए हम क्या करें? कि साहब ये हमारा घाव ठीक हो जाए। आप कितना भी कुछ भी खा लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा रस नहीं है जो इसको अच्छे से भर सके। लेकिन ये जो कसाय रस होता है वो क्या करेगा? ये टाइट करेगा इसको, टाइट करेगा इधर से, इधर से, इधर से, इधर से टाइट कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे इस पे किसी ने टाँके मार दिए हों, है ना? तो ध्यान रखेंगे कि ये व्रण का रोपक होता है ना? यानी कि हीलिंग पावर को बहुत जल्दी अच्छे से बढ़ा देता है। और शीत होता है कसाय रस, क्लेद तथा मेद का शोषण करता है ना? शोषण मतलब क्लेद को और मेद को खत्म करता है, यानी कि शोषण कर लेता है। और आम का स्तंभन करता है ना? तो जो जो आपके शरीर में आम बन रहा है ना, आम मतलब क्या होता है? मैंने बता चुका हूँ कि इनडाइजेस्टेड फूड या आप कह सकते हो कि अपचित भोजन, है ना? तो ऐसा एक